हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द रैंक फॉर्मूला सीरीज। ये सीरीज किस बारे में है? इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जैक्ट 28 डेज में कंप्लीट जेई एंड नीट 2026 के लिए हर चैप्टर का रिवीजन प्लस असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैट्रिक्स मैच एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम ये सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं कम से कम टाइम में विद मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस। ठीक है, सो शेड्यूल जो है वो मेरे चैनल पर उसकी एक वीडियो आ चुकी है, प्लस जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो अभी आप जल्दी से अपनी नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले क्योंकि मोल कंसेप्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, प्लस आप अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लो। शॉर्ट नोट्स मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने जनवरी शिफ्ट के लिए शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए थे। उन शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ एडिशन करना होगा तो आप वो कर लेंगे। ठीक है, मोल कंसेप्ट डे 1। सो इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं मेंशन करती जाऊंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये वीडियो काफी फास्ट रहने वाली है क्योंकि हम एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक ही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एनए। एनए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और एक नंबर ऑफ मोल्स हम किससे निकालते होते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। जैसे कि आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स क्या है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक बोलते हैं कि 1 डजन मैंगोज। 1 डजन मैंगोज का मतलब कितने? 12 मैंगोज। अगर मैं बोल रही हूं 1 डजन मैंगोज, 1 डजन मैंगोज का मतलब क्या होगा? 12 मैंगोज। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1 डजन इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने आपको बोल दिया 1 डजन प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 12 प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैंने आपको बोल दिया एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रो नंबर, जैसे डजन किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को, वैसे एवोगैड्रो किसको रिप्रेजेंट करता है? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोल रही हूँ 1 एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब हमारे पास है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, मतलब कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं 10 की पावर -23 होगा। नहीं, 10 की पावर +23 यहाँ पर होता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। जैसे डजन एक नंबर होता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, या फिर कहीं पर क्या लिखा होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिखा होता है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको अब एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 U या फिर 16 AMU। एटॉमिक मास यूनिट इस टाइप में होता है। सो ये तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स क्या होते हैं जिसकी बात कर रहे हो? अगर आपने ऑक्सीजन एटम की बात करी है तो पार्टिकल की जगह एटम कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने O2 की बात करी है, O2 क्या होता है? मॉलिक्यूल। तो आप किसकी बात कर सकते हो? पार्टिकल को मॉलिक्यूल मान सकते हो। अगर आपने ऑक्साइड आयन की बात करी है तो पार्टिकल क्या है? आयन है। पहले एक बार के लिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोला हमें? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको 3.011 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 3.011 इंटू 10⁻23, तो आपको उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल यहाँ पर बात किसकी की है? यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो मैं पार्टिकल्स की जगह इलेक्ट्रॉन भी लिख सकती हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, हाफ मोल्स आ जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको बोल दे आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन 1O2। अगर आपको एक O2 मॉलिक्यूल दे दे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की बात करिए, तो पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में Na। कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 1 अपॉन में Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 अपॉन में Na। तो जिसके बारे में, जैसे अगर आपको नंबर किसका दिए, इलेक्ट्रॉन का, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स भी किसके निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के निकलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। आपको इनके लिए, आपको ये सब पढ़ने के लिए आपको मोलर मास जो है वो याद होने चाहिए। जनरली बेसिक हमें याद होते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है, 16U या फिर AMU। U क्या होता है, यूनिफाइड मास। U क्या होता है, यूनिफाइड मास। U बोल दो या AMU बोल दो। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन एटम क्या आ जाएगा, 16U होता है। कार्बन का कितना होता है, 12U होता है। तो ये एक एटम का मास होता है। देखो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 AMU। कार्बन के एक मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम्स। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 AMU। कार्बन के एक मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम्स। ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 AMU। ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होता है, 16 ग्राम्स। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 AMU। हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना होगा, 1 ग्राम। H2 का मास कितना होगा, H2 का मास कितना होगा, 2 AMU होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम है, एक का कितना होता है, 1 AMU होता है। तो H2 के एक मोल का मास कितना होगा, 2 ग्राम। एक मोल का मास मतलब मोलर मास, तो H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम। H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम्स। सल्फर का मास कितना होता है, एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है, 32U। तो सल्फर एक मोल ऑफ सल्फर का मास कितना होगा, 32 ग्राम्स। SO2 का मास कितना होता है, सल्फर, एक सल्फर के और दो ऑक्सीजन के मास को कंबाइन कर लेना। SO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 64U। तो SO2 के एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम्स। मान लो आपको बोल रखा है आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आपको SO2 का मास कितना दे रखा है, 32 ग्राम्स। गिवन मास है ये। मोलर मास कितना होता है सल्फर के एक मोल का मास कितना होता है, SO2 के एक मोल का मास कितना होता है, 64। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, हाफ। ये SO2 का मास कितना दिया था, 32 ग्राम्स। तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दो फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हमने। ये हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि मैं सारे के सारे कंसेप्ट्स पढ़ा रही हूँ आपको, मैं रिवीजन करा रही हूँ इजीएस्ट लैंग्वेज में जो रिवीजन हो सकती है वो। एक नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना है इसमें, इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन है, STP की एक ओल्ड डेफिनेशन है और STP की एक न्यू डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन प्रेशर कितना होता है, 1 ATM। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन प्रेशर कितना होता है, 1 बार। ATM और बार में डिफरेंस होता है, ATM हल्का सा बड़ा होता है बार से,
ठीक है। इस पर वॉल्यूम आप जब निकालते हो, यहाँ पर जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हो, प्रेशर 1 atm रखते हो, 1 मोल का वॉल्यूम मतलब मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम का मतलब वो मोलर वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर्स आता है। और जब आप प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो वॉल्यूम कितना आता है, 22.7 लीटर्स। ज़्यादातर कैलकुलेशन में ये यूज़ किया जाता है, इवन जेईई मेंस लेवल तक यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। न्यू डेफिनेशन जे एडवांस लेवल पर यूज की जाती है। ओके सो एक चीज और देखनी है हमें, ग्राम मोलिक्यूल। कहीं पर भी आपको ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन निकालने को बोल दे, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, मोल्स। जैसे कि आपको पता है O2 क्या होता है, मोलिक्यूल। अगर मैं बोल रही हूँ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ O2, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ O2, O2 खुद में मोलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर अगर मोलिक्यूल वर्ड यूज किया जा रहा है तो वो किसी मोलिक्यूल के लिए ही यूज किया जा रहा होगा। अगर मैं बोल रही हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ O, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है ना, इसीलिए यहाँ पर एटम वर्ड यूज हो रहा है। ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल्स, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 मोल ऑफ O2, यहाँ पर क्या बन गया 1 मोल ऑफ O। ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये जो फर्स्ट टॉपिक था वो सबको आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या होता है वॉल्यूम, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमें आनी चाहिए। इसमें हमें आना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन किसके लिए, देखो पहले तो प्रेशर के लिए देखो। 1 atm क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, पी इज इक्वल टू एनआरटी में वैल्यूज पुट करके निकालना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन में यूनिट्स में इशू डाल देते हैं। 1 atm क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है, मतलब कि 1 atm 760 mm ऑफ HG के इक्वल होता है, और 1 mm ऑफ HG किसके इक्वल होता है, 1 टोर के इक्वल होता है। मतलब कि 1 atm किसके इक्वल होता है, 760 टोर के इक्वल होता है। इन दोनों से ही तो बन जाएगा 1 mm ऑफ Hg क्या होता है, हो गया 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टोर, तो 1 atm क्या आ जाएगा 760 टोर के इक्वल आ जाएगा। 1 atm क्या होता है 101325 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अब 10⁵ पास्कल 1 atm के इक्वल होता है, तो इसको मैं एग्जैक्टली 1 atm लिख दूं, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 सॉरी बार के इक्वल होता है। 10⁵ पास्कल किसके इक्वल होता है, बार के, तो क्या 1 atm को मैं 1.01325 बार के इक्वल लिख सकती हूँ। तो क्या बार और एटीएम एग्जैक्टली इक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है। बार और एटीएम सेम नहीं होते, बट वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। बार और एटीएम सेम नहीं होते, बट वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। कौन सी यूनिट बड़ी होती है, एटीएम या बार, एटीएम बड़ी होती है, बार उससे हल्का सा छोटा होता है। ये हो गया प्रेशर कन्वर्जन। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या याद रखोगे, जो आपके पास टैंक होता है, जो टंकी होती है, टंकी 3 डायमेंशनल होती है, तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। तो एक टंकी जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर, उसमें कितना पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, एक ये बन जाता है, और एक हमारे पास क्या बन जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, एक और बन जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये 3 रिलेशन होते हैं वॉल्यूम में। ओके सो ये हो गया वॉल्यूम। एन तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 को हम लोग क्या लिख देते होते हैं 25/3 भी लिख देते हो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। जूल को क्या लिख सकते हो आप, जूल को आप पास्कल मीटर क्यूब भी लिख देते हो, जूल को आप पास्कल मीटर क्यूब भी लिख देते हो, और पास्कल मीटर क्यूब को आप किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब भी लिख देते हो। पास्कल मीटर क्यूब को आप किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब भी लिख देते हो। 0.082 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होता है यहाँ पर, और एक 0.083
लीटर, बार, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और आपको बता दूं 1/0.083 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 12 के इक्वल होता है। या फिर क्या बोल देते हो आप 1/12 किसके इक्वल आता है? 0.083 के इक्वल आता है। और 1 में 12.18 ये किसके इक्वल आता है? 0.082 के इक्वल आ जाता है। और अगर कैलोरीज में लिखनी है तो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये सब आपको लर्न करना होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ लर्न करवा सकती हूँ। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल्स। पास्कल मीटर क्यूब में भी यही होती है और किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब में भी यही होती है। लीटर एटीएम में क्या होती है? 0.082 और लीटर बार में क्या होती है? 0.083 जिसको मैं एग्जैक्टली 1/12 लिख सकती हूँ। और कैलोरीज में क्या होती है? कैलोरीज में होती है 2। अब आप अच्छी बात पता है क्या इसकी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करता, इससे हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको जूल को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर एटीएम में। तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों यूनिट्स को क्या कर लूंगी? इक्वेट कर दूंगी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? 8.314 जूल किसके इक्वल आ रहा है? 0.082 लीटर एटीएम के। ये किस में हेल्प करता है? हमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है। आपको जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, दोनों एनर्जी की यूनिट है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगी। यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? 8.314 जूल किसके इक्वल होता है? 2 कैलोरीज के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एसटीपी, एनटीपी और एसएटी में डिफरेंस। पहली बात, एनटीपी कुछ नहीं होता, हर बुक में अलग अलग, हर कंट्री का अलग अलग एनटीपी था। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी नहीं आना चाहिए, बट अगर एग्जाम में एनटीपी आ रहा है, वैसे तो एनटीपी डिफाइंड नहीं होता, बट अगर एग्जाम में एनटीपी आ रहा है तो मतलब क्या है? वो एसटीपी। और जैसे कि मैंने आपको बताया एसटीपी की 2 डेफिनेशंस होती है, न्यू एंड ओल्ड। ओल्ड डेफिनेशन में प्रेशर क्या लेते थे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ओल्ड डेफिनेशन में प्रेशर कितना होता था? 1 एटीएम। न्यू डेफिनेशन में क्या होता है? 1 बार होता है। ठीक है। एसएटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, तो मैं बता रही हूँ। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर टेम्परेचर लेते हो आप 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या लेते हो? 1 बार। 2 टॉपिक्स हो गए, टोटल 16 टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी इनको हम कवर करें। स्टाइकोमेट्री क्या होती है? बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर मेरे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मान लो मेरे पास क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? ये P4 प्लस में 5O2 से क्या बन गया? P4O10। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर आता है वो क्या होती है? स्टाइकोमेट्री। यहाँ पर P4 के आगे 1 आ रहा है तो P4 की स्टाइकोमेट्री क्या है? 1। O2 की क्या है? 5 और P4O10 की क्या होती है? 1। एक चीज होती है कि स्टाइकोमेट्री कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। स्टाइकोमेट्री कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इस चीज को मैं प्रूव करती हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्टाइकोमेट्री को आपको पढ़ना कैसे है। स्टाइकोमेट्री, अगर मान लो मैं आपको सिंपल सी रिएक्शन बोलती हूँ, N2 प्लस में 3H2 से क्या बन गया? 2NH3। हेबर्स प्रोसेस होता है, ये हमें पता है। अमोनिया का प्रोडक्शन फ्रॉम N2 एंड H2 सो क्या बोलते हैं हम लोग? हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें N2 की स्टाइकोमेट्री क्या है? 1, H2 की क्या है? 3 और NH3 की क्या है? 2। इसी रिएक्शन को मैं, कंप्लीट रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो भी ठीक है। अब भी हर एक एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बैलेंस्ड है, तो कुछ भी गलत नहीं है। चलो पहले एक बार के लिए ना इस रिएक्शन को रीड करके देखते हैं। इस रिएक्शन को आप रीड कर सकते हो मॉलिक्यूल्स में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। क्या बोलेंगे? 1 molecule of N2 react with 3 molecules of H2 to produce 2 molecules of NH3। molecules में रीड किया। नेक्स्ट हम इसको मोल्स में भी रीड कर सकते हैं। 1 mole of N2 react with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3। 1 mole of N2 react with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3। ये भी पढ़ लिया हमने। हम इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? गैस के लिए क्या होता है? वॉल्यूम। 1 ml of N2 react with 3 ml of H2 to produce 2 ml of NH3। लीटर में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 liter of N2 react with 3 liter of H2 to produce 2 liters of NH3। लेकिन वॉल्यूम वाली डेफिनेशन कब डिफाइंड होती है? जब वॉल्यूम वाली डेफिनेशन कब डिफाइन होगी? जब रिएक्टेंट और मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब गैस फेज में होंगे ना, वहां के लिए आप वॉल्यूम वाली डेफिनेशन डिफाइन करोगे। वॉल्यूम उसी के लिए डिफाइन होता है, गैस के लिए। ठीक है। एक पॉइंट, हाँ मैं आपको ये प्रूव करना चाहती हूँ कि स्टाइकोमेट्री कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। चलो यही देख लो,
इस रिएक्शन को आप ये लिख सकते हो, गलत नहीं है। इस रिएक्शन को आप हाफ से डिवाइड करके भी लिख दो, ये बन जाएगा। क्या ये सही है? ये सही है अगर आप मोल्स की टर्म्स में बात कर रहे हो, लेकिन ये सही नहीं है जब आप मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात कर रहे हो। लेकिन वॉल्यूम की टर्म्स में भी सही है। कैसे कैसे कैसे? मोल्स, हाफ मोल होता है, N2 का हाफ मोल बोल है, H2 का 3/2 मोल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NH3 का 1 मोल। ठीक है, इतने मोल तो होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के टर्म पढ़ते हैं। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ N2, एक मॉलिक्यूल होता है, दो होता है, तीन होता है, हाफ मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल की टर्म्स में पढ़ना गलत है। मतलब मोल्स में डिफाइन है, वॉल्यूम में भी डिफाइन है। कैसे? हाफ ml रिएक्ट विद 3/2 ml, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ml हो सकता है। पॉइंट इज हाफ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, हाफ एटम नहीं हो सकता, हाफ आयन नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक पॉइंट आता है कि स्टाइकोमेट्री कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक सी चीजें पढ़नी होंगी। मान लो आपको ये दे दिया N2 प्लस में 3H2 से क्या बन गया? 2NH3 बन गया। आपको बोल दिया कि इसका ना आपको 2 मोल दी है, तो आप बता सकते हो NH3 का कितना मोल बनेगा? 4 मोल बन जाएगा। अरे भाई, जब N2 के 1 मोल से अमोनिया के 2 बनते हैं, तो N2 के 2 से अमोनिया के कितने बनेंगे? 4 मोल बनेंगे। बिल्कुल सॉर्टेड है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो आपको क्या बोल दिया यहाँ पर, N2 प्लस में 3H2 से क्या बना दिया? 2NH3 बना दिया। अब आपको दोनों के मोल्स गिवन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको N2 के हमने 3 मोल दे दिए, आपको N2 के 3 मोल दे दिए, और आपको H2 के भी कितने मोल दे दिए? 3 मोल दे दिए। आपको N2 के भी 3 मोल दे दिए, और आपको H2 के भी कितने मोल दे दिए? 3 मोल दे दिए। तो आपको ये बताना है कि, बताना क्या क्या है? मोल्स, पहली बात लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरा एक्सेस रिएजेंट कौन है, तीसरा क्या बताना है? तीसरा आपको ये बताना है कि मोल्स ऑफ N2 H2 अमोनिया लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, कि N2 H2 और अमोनिया कितने मोल्स बचेंगे। देखो लॉजिकली समझो, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट लाना ही क्यों पड़ा? N2 के अगर आपको 3 मोल दें तो आप स्टाइकोमेट्री से बता सकते हो अमोनिया के कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। लेकिन अगर आपको H2 के 3 मोल देंगे तो अमोनिया के कितने बनेंगे? 2, क्योंकि 3 से 2 बनते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट अलग अलग हो सकता है? नहीं, प्रोडक्ट का अमाउंट तो फिक्स ही बनेगा ना। तो मतलब कि इनमें से N2 और H2 में से कोई एक है जो डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितने मोल बनेगा। N2 कह रहा है कि 6 बनेगा, H2 कह रहा है कि 2 बनेगा, पर प्रोडक्ट का अमाउंट तो फिक्स होने वाला है। कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन डिसाइड करेगा N2 और H2 में से कि N2 और H2 में से कि कौन अमोनिया कितने मोल्स बनेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन में स्टाइकोमेट्री। मोल्स अपॉन में स्टाइकोमेट्री। N2 के लिए चेक कर लो, N2 के मोल्स कितने गिवन है? 3। स्टाइकोमेट्री कितनी है रिएक्शन में? 1। H2 के लिए चेक कर लो, H2 के मोल्स कितने गिवन है? 3। स्टाइकोमेट्री कितनी है उसकी? 3। ये जिसकी वैल्यू कम आ जाए, जिसकी वैल्यू कम आ जाए, N2 के लिए क्या आ रही है? मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्री की वैल्यू 3, H2 के लिए कितनी आ रही है? 1। जिसकी वैल्यू कम आ जाए वो क्या होगा आपके पास? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? H2। दूसरा क्या बचेगा फिर? एक्सेस में बचेगा, तो वो क्या होगा आपके पास? एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। एक्सेस रिएजेंट कौन है? N2। नेक्स्ट बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर H2 खत्म हो चुका होगा, तो मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन 0। क्या बचता है? एक्सेस रिएजेंट, जो कि क्या है? N2 और अमोनिया बनेगा जो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमोनिया कितना बनेगा। अमोनिया कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। 3 मोल H2 से 2 अमोनिया बनता है। ये तो मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। और जब भी लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले हमें उसको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। 3 मोल H2 से 2 मोल अमोनिया बनता है, मतलब कि 1 मोल H2 से 2/3 मोल अमोनिया बनेगा।
और हमको कितना मोल दिया H2 का, जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 3, तो 3 से कितना बनेगा 2। तो अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे 2, अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे 2। ये किसने डिसाइड किया, लिमिटिंग रिएजेंट ने। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, जिसकी मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्री की वैल्यू कम आई थी। अब बचा एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट बचता है, एक्सेस रिएजेंट बचता है, वो भी पता लगाना होता है कि वो कितना बचता है, क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म हो जाता है ना रिएक्शन के बाद, लेकिन रिएक्टेंट में जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो रिएक्शन के बाद बच जाता है। आपको बताना है कि कितने मोल्स एक्सेस रिएजेंट बचेगा। उसके लिए क्या करोगे, टोटल मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस रिएक्टेड मोल्स। आपको एक्सेस रिएजेंट कौन था यहाँ पर N2, so कितने मोल्स गिवन थे 3 गिवन थे, उसमें से रिएक्ट कितने करे वो देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। 3H2 कितने अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें H2 दे कितना रखा है 3, तो 3H2 कितने के साथ रिएक्ट कर चुका होगा N2, एक N2 के साथ रिएक्ट कर चुका होगा। टोटल N2 के मोल्स कितने गिवन थे हमें 3, उसमें से एक के साथ वो रिएक्ट कर चुका है कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच कितना गया 3 - 1 2, तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट जो कि क्या था N2 वो बच गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो टॉपिक नंबर 4 तक थे ये तो बिल्कुल बेसिक थे, सबको आने ही आनी चाहिए, चाहे वो जेई का स्टूडेंट है चाहे वो नीट का स्टूडेंट है। नेक्स्ट इज परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे हम, मान लो आपको एक रिएक्शन दे रखी है A से 2B, आपको A के 5 मोल दे दिए, तो मुझे जल्दी से बता दो कि B के मोल कितने बनने चाहिए। ये मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है और A के 5 मोल दे दिए, तो मुझे आप ये बता दो कि B के कितने मोल्स बनने चाहिए। B के बनने चाहिए 10 मोल्स। अरे भाई एक के 1 मोल से अगर 2 मोल बनते हैं B के, तो 5 मोल से कितने बनेंगे 10 बनने चाहिए। लेकिन मान लो कि रिएक्शन की यील्ड कितनी है 50%। यील्ड का मतलब क्या है, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, जितना हम काम कराना चाहते थे उतना काम नहीं हो पा रहा। जैसे मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मैं रिवाइज करा रही हूँ, सारा का सारा आप रिवाइज करके उनके अच्छे से शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। लेकिन आप ऐसा करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपकी यील्ड क्या है 100% से कम है। आपको मैंने बोला कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने, उसमें से आप 5 ही पढ़ पा रहे हो, मतलब आपकी यील्ड कितनी है 50% है। मतलब आपकी यील्ड कितनी हो गई 50%। मैंने आपको बोला कि आपने 10 मोल बनाने हैं, लेकिन आप 10 मोल नहीं बना रहे। आपकी यील्ड कितनी 10 मोल बनाने हैं आपको कितने मोल बनाने हैं 10 मोल। कहाँ से पता चला, ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल गया। बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी यील्ड 50% है, तो आप कितने मोल बना पाओगे 5 मोल। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कितने मोल बनाने हैं 10 मोल बनाने हैं, लेकिन आपकी यील्ड कितनी है 25%, आप 10 मोल का सिर्फ 25% बना सकते हो, मतलब कि 2.5 मोल्स आप बना सकते हो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आपकी यील्ड कितनी है 25%, मतलब कि आप 10 चैप्टर का 25% पढ़ सकते हो। तो ये क्या हमारे पास परसेंटेज यील्ड। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी, मान लो आप A से 2B, फिर से वही बात है, अगर मैंने आपको A के 5 मोल दिए, तो आप तो बता ही सकते हो B के कितने मोल बनेंगे 10 मोल। लेकिन हमेशा नहीं, जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी 100%। अगर मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ने को बोले और आप 10 के 10 पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी यील्ड 100% है। परसेंट प्योरिटी। अब मैंने आपको ये बोला है कि A के 5 मोल लोगे तो B के 10 मोल बनेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं आपको प्योर A के 5 मोल दिए हैं, प्योर A के 5 मोल देंगे तो B के 10 मोल बनेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास इम्प्योर A है, प्योर A नहीं है, इम्प्योर A है, मतलब कि आपके पास मान लो एक सैंपल है, ये आपके पास सैंपल है, उसमें से जो व्हाइट डॉट वाले हैं ना, ये तो क्या है A, और ये वाले कौन से हैं, ये क्या इम्प्योरिटी, ये क्या है आपके पास इम्प्योरिटी। ये सैंपल इम्प्योर है क्योंकि इसमें कुछ A है, A की परसेंटेज मान लो कितनी है 50% है, तो इम्प्योरिटी की परसेंटेज कितनी होगी 50% होगी। इस पूरे सैंपल के मैंने आपको कितने दे दिए, मान लो 5 मोल दे दिए, तो इसमें से असली में
रिएक्ट करने वाला, असली में बी बनाने वाला कौन है? ए है। और ए के कितने मोल्स हैं? 5 मोल का 50%, मतलब कि ए के कितने मोल्स हैं आपके पास? 2.5 मोल्स हैं यहाँ पर। ए के कितने मोल्स हैं यहाँ पर? 2.5 मोल्स है। मैंने क्या बोला, आपके पास एक सैंपल है, उसमें 50% ए है और 50% क्या है? इम्प्योरिटी है। अब उस सैंपल का मैंने आपको 5 मोल दे दिया, मतलब ए कितना है आपके पास? 2.5 मोल। अब असली में ए 2.5 है मेरे पास, जो रिएक्ट करने वाला है 5 नहीं है। 5 तो पूरा का पूरा सैंपल है, उस पूरे के पूरे सैंपल में ए कितना है? 2.5%, सॉरी 2.5 मोल्स। सो अगर A 2.5 मोल्स है तो B कितने मोल्स बनेगा? 5 मोल्स। तो ये कैसा क्वेश्चन है? परसेंटेज प्योरिटी का, और ये कैसा है? परसेंटेज यील्ड का। ये भी जेईई और नीट के लिए आना ही आना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मान लो मैंने आपको ऐसे कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे दिए, आपको बताना है कि डी के कितने मोल बनेंगे अगर मैंने ए का शुरू में 1 मोल लिया। तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मतलब कि ये पहला स्टेप है। पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर? बी। वो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन का क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये कौन से क्वेश्चन है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वाले। आपको बताना है कि डी कितने मोल बनेगा। अगर ए के 1 मोल लेंगे तो स्टाइकोमेट्री से पता चल जाएगा कि बी के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। अब वो 2 मोल उठाकर एग्जैक्ट इधर रख देना। अब 2 से 3 बनते हैं तो 2 से यहाँ पर कितने बनेंगे? 3 मोल। अब ये 3 मोल उठाकर इधर एग्जैक्ट लिख देना। अब 1 सी से 1 डी बनता है तो 3 से कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। नेक्स्ट आंसर विल बी 3 मोल्स। एक अच्छा सा और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग रहा हो। 3B से 4C। ओके आपको अब ये बताना है कि सी के कितने मोल्स बनेंगे। एक अगर मैंने आपको 1 मोल दिया तो स्टाइकोमेट्री से बी के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। अब ये 2 एग्जैक्ट उठाकर इधर रख दिए। अब 3 मोल बी से 4 बनते हैं, मतलब 1 बी से कितने बनेंगे? 4/3। मेरे पास बी कितना है? 2। 2 से कितने बनेंगे? 2 इंटू 4/3, 8/3 मोल्स बनेंगे यहाँ पर। क्लियर है ये पॉइंट? एग्जैक्ट मोल्स इधर उठाकर रखने, बाकी स्टाइकोमेट्री, रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रोसीड आपको करना है। नेक्स्ट इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है? मान लो 2 अलग अलग रिएक्शन जा रही है लेकिन दोनों में सेम रिएक्टेंट है। पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं? 2 अलग अलग रिएक्शंस जा रही हैं लेकिन दोनों में रिएक्टेंट क्या है? सेम है। मान लो आपको ए के टोटल मोल्स कितने दिए? 10 मोल्स। आपको ये बता रहे हैं कि बी के जो मोल्स हैं, बी के कितने मोल्स बन रहे हैं? 5 मोल्स। 5 छोड़ो, 4 मोल्स। तो आपको ये बताना है कि सी के कितने मोल बनेंगे। ए तो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल्स डाले थे? 10 मोल डाले थे। बी के कितने मोल बन रहे हैं? 4। तो ए के कितने होंगे? सॉरी, सी के कितने बनेंगे वो पूछा हमसे। तो बी के तो 4 मोल है। बी के 4 मोल कब बने होंगे? जब आपने ए के 4 मोल लिए होंगे। ए टोटल था 10 मोल, 10 में से 4 यहाँ यूज हो गया तो यहाँ कितना यूज हुआ होगा? 6 मोल। मतलब कि सी कितना बना होगा? 6 मोल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लॉजिकल कंसेप्ट से चलना होता है हमें। पैरेलल रिएक्शंस डन। नेक्स्ट आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है हमारे पास? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बी को सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन को मैं कंप्लीट ऐसे लिखूंगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वेट, वेट को डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल मोल्स, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ले लेना, और यहां से आपको पता ही है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है हमारे पास। मोलैरिटी क्या आ गई? जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकालते हैं और उन दोनों का सम क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या आएगी हमारे पास? स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास किसका, सोल्यूट और सोलवेंट में से सिर्फ सोल्यूट का, क्योंकि आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो। स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। एक और कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये क्या आता है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100%। डब्ल्यू बाय वी, वो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रह गई हमारे पास, ऑलमोस्ट कवर्ड हो गई है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरकन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 क्या होता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पार्ट 1 क्या होता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पार्ट 2 क्या होता है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कि जिनमें वॉल्यूम आ रहा हो, इंक्लूड्स वॉल्यूम इन फॉर्मूला। जिनमें वॉल्यूम आ रहा हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम, वो क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी कैसी टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आ रहा, मतलब कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाए, वो किस में आएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी उसी में आएगी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी टेम्परेचर डिपेंडेंट में आएगी, और परसेंट वी बाई वी भी किस में आएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट में आएगी। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, और मोलैरिटी खुद में क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन में सिर्फ मोल्स आते हैं, वॉल्यूम नहीं आता, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका एग्जांपल हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का एग्जांपल। ये क्या हो गया आपके पास, ग्रुप 1, ये क्या हो गया आपके पास, ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक दो तरीके से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, जैसे मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको मोलैरिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको मोलैरिटी को मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें वो ये होता है, एक होता है आप विद इन अ ग्रुप कन्वर्जन करो, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। इंट्रा का मतलब एक ही ग्रुप में कन्वर्जन करना। अगर आपको मान लो इसी मोलैलिटी को परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये क्या इंट्रा ग्रुप। मोलैरिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी को परसेंट डब्ल्यू बाई वी में कन्वर्ट करना है, इंट्रा ग्रुप। इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन के लिए नो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नीडेड, नो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नीडेड। लेकिन जब आपको इंटर ग्रुप कन्वर्जन करना है, लेकिन जब आपको इंटर ग्रुप कन्वर्जन करना है, इंटर ग्रुप कन्वर्जन करना है, मान लो आपको मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, तब आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए होगी जब आपको इंटर ग्रुप कन्वर्जन करना है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। मान लो आपको बोला है कि आपके पास 2 मोलर NaOH है, 2 मोलर NaOH है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। पहले तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी, यहाँ पर हम कौन सा कन्वर्जन करें, इंट्रा ग्रुप। पहले आपको जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए उनके फॉर्मूले लिख लो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी, दोनों के फॉर्मूले लिख लिए। अब मोलैलिटी कितनी दी है हमें, 2 दी है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो गए। एक इक्वेशन है मेरे पास, इसमें NB भी अननोन है और WA भी अननोन है, तो इसमें से किसी एक को लेट कर लो। लेट ऐसे करना कि काम आसान हो जाए। तो WA
वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं 1 kg लेट कर लेती हूँ, तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास कितनी आ गई 1, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए मेरे पास 2। अब मुझे निकालना है परसेंट W/W, ये क्या है मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ही क्या होता है वेट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने आ गए थे 2, गिवन मास वेट निकालना है, मोलर मास NaOH का मोलर मास चाहिए ना, सोल्यूट के मोल्स की बात करते हो, सोल्यूट का ही मोलर मास चाहिए, कितना होता है 40, तो गिवन मास कितना आ गया इसका 82 × 40। वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस में वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट तो अभी हमने निकाल ही लिया 80 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 1 kg, मतलब कि कितना है 1000 ग्राम्स, ग्राम्स में चल रहा है, तो 1080 आ गया मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन। इनटू में 100 कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन, और इंटर ग्रुप कन्वर्जन के लिए हमें डेंसिटी का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि 2 मोलर NaOH दिया है, 2 मोलर NaOH, 2 मोलर NaOH दिया, आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। अब ये कैसा कन्वर्जन हो गया, इंटर ग्रुप कन्वर्जन हो गया, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर कितनी दी है, मान लो कि 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml। दोनों सेम है, कोई अलग कुछ अलग नहीं है। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों का फॉर्मूला लिख लेना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2। फिर से एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब कुछ ना कुछ लेट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेट करी 1 लीटर, मतलब कि 1000 ml, तो मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे 2। वही मोल्स ऑफ सोल्यूट आप यहाँ पर पुट कर दो 2। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब यहाँ पर यूज करो डेंसिटी। डेंसिटी किसकी दी होगी, सॉल्यूशन का। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है मुझे क्वेश्चन में 1.2। मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, मतलब कि मेरे पास कितना आ गया 1200 ml, सॉरी 1200 ग्राम। ये क्या आ गया मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1200। मास ऑफ सोलवेंट मुझे फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो। कहां से निकालोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स कितने थे 2, 2 मोल्स का मतलब NaOH कितना मास आएगा 80, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 1120 ग्राम्स। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कितना आ गया ग्राम्स में, मतलब कि केजीज में कितना आ जाएगा 1.18। आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता हो तो इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैंने सिर्फ एक रैपिड रिविजन कराएगी क्वेश्चन कैसे करना है। एक क्वेश्चन आता होता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अच्छी मानी जाती है। मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी कैपिटल M। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम आता है मतलब वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। हम कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो नहीं चाहते हैं ना जो बदलती रहे टेम्परेचर बदलने के साथ साथ। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डायल्यूशन एंड मिक्सिंग। मान लो आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें आपको मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। आपने क्या कर दिया इसमें डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हो गया पानी या सॉल्वेंट बढ़ा देना। अब आपने इसको वॉल्यूम कितना कर दिया 5 ml, तो आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। एक तो आप डाइल्यूशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो M1V1 = M2V2। यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 1, यहाँ पर मोलैरिटी मुझे निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 5, तो आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 1/5, 0.2 मोलर आ जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं चल रही। डाइल्यूशन में आप डायरेक्ट M1V1 = M2V2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। जब भी आप देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास मोलैरिटी है 1 मोल, वॉल्यूम है 1 लीटर।
नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना जब मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स भी कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। जब आप इसमें और पानी या फिर और सॉल्वेंट मिलाते हो ना तो मोलैरिटी तो चेंज हो जाती है, और ज्यादा सॉल्वेंट मिला रहे हो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि आपने सोल्यूट को तो ना तो बाहर निकाला ना नया सोल्यूट ऐड किया, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 थे ना, जब आपने फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया ना, तब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, 1। नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या आप यहाँ पर मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम 1/5 आंसर आ जाएगा, जो जैसा यहाँ पर आया था। ये क्या हो गया आपके पास, कंसेप्ट ऑफ डायल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, ये बीकर, ये इस बीकर में आपके पास मोलैरिटी है 1 मोलर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। फिर से मोल्स निकाल लो, 1 आ गया। मोल्स में सोल्व करते हैं जब हम कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और मिक्सिंग को, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो यहाँ पर मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपने NaOH का एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर भी NaOH का सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तब मुझे एक बात बता दो, इसका 1 ml, इसका 5 ml, टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 6 ml। इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 5 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 6 लीटर बन जाएगा। यहाँ पर आपने NaOH का 1 मोल लिया, उसमें आप NaOH का ही 5 मोल ऐड कर रहे हो, तो नया मोल्स कितने बन जाएंगे, 6 मोल्स बन जाएंगे। तो क्या आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोलैरिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, 6/6 1। डाइल्यूशन में क्या होता था, डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहते थे। मिक्सिंग में आप दो अलग अलग बीकर में सेम सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन बना रखा है, आप उनको मिक्स कर रहे हो, तो उनके सोल्यूट के मोल्स भी ऐड हो जाएंगे, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम रिलेटेड विद मिक्सचर। मान लो आपका ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, आपके पास ना एक सैंपल है, उस सैंपल का मास मान लो कितना है, 10 ग्राम है। उस सैंपल में आपके पास MgCO3 है, प्लस में CaCO3 है। उस सैंपल को क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया। हीट करने के बाद आपको पता है MgCO3 को आप हीट करते हो तो MgO प्लस में CO2 बनता है। आपने CaCO3 भी है उस सैंपल में, उसको भी हीट करोगे तो CaO प्लस में CO2 बनता है। अब आपको इस सैंपल में MgO का मास बताना है। बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन नहीं लग रहा, आपको सैंपल दे रखा है 10 ग्राम, ये दोनों है, उसके बाद उसको हीट कर रखा है, हीट करने के बाद आपको उस सैंपल में MgO का मास बताना है। मतलब क्या देकर क्या पूछ लिया। बट इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जेई में, नीट में तो कम आते हैं बट आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। सो क्या करना है, इसको बिल्कुल आसान समझना है, बिल्कुल लॉजिक लॉजिक लॉजिक, कुछ भी समझना है। इस चैप्टर में मोल्स निकाल लिया करो। एग्जाम्पल है MgCO3 प्लस में CaCO3, बिल्कुल मैथ्स लगाना है। इस टोटल सैंपल का मास कितना है, 10 ग्राम्स। इस टोटल सैंपल का मास कितना है, 10 ग्राम्स। तो अगर मैं MgCO3 को x ग्राम्स मान लूं तो CaCO3 का कितना होगा, 10 - x ग्राम्स। अगर MgCO3 x ग्राम्स है तो CaCO3 कितना हो जाएगा, 10 - x ग्राम्स। तो MgCO3 के मोल्स निकाल सकती हूँ, x बाय में इसका मोलर मास निकाल लो, Mg का 24, कार्बन का 12, 16, 16, 48, कितना आ जाएगा, ये 84 आ गया। इसका निकाल लेना, 100 आ जाएगा। तो अब MgCO3 को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, MgO प्लस में CO2। अगर आप CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस में CO2 बन जाएगा। MgCO3 के मोल्स कितने हैं मेरे पास, x बाय में 84। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से MgO के भी कितने मोल्स होंगे, x बाय में 84 होंगे। CaCO3 के कितने मोल्स हैं, 10 - x अपॉन में 100 मोल्स हैं। तो CaO के भी कितने मोल्स होंगे, 10 - x अपॉन में 100 मोल्स होंगे। और मुझे मान लो क्वेश्चन में MgO प्लस में CaO के मिक्सचर का मास दे रखा है 5 ग्राम। तो यहां से MgO के कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं। CaO के कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं। इनका मोल्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। MgO के मोल्स आ गए तो मैं MgO का मास निकाल सकती हूँ।
एमजीओ के मोल्स कितने, इतने, तो उसका क्या आएगा, गिवन मास बाय में मोलर मास। एमजीओ का मास निकाला ना, 24 प्लस में 16, 40 आ जाएगा। तो मेरे पास 40 इंटू में x बाय में 84, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ एमजीओ। ऐसे ही मैं यहाँ पर निकाल लूंगी CaO के कितने मोल्स है, इतने मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। CaO का मास निकालोगे तो 56 आ जाएगा। 56 इंटू में 10 माइनस एक्स अपॉन में 100, ये क्या आ गया मेरे पास, मास ऑफ CaO। अब आपके पास अलग से MgO का मास आ गया, CaO का मास आ गया, इनका सम आपको कितना दे रखा है, मान लो 5 ग्राम दे रखा है। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, फिर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो जो आपसे पूछा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इसमें रूल्स होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे पहला रूल क्या होता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि मान लो 1 4 3 1, ये सारी की सारी नॉन जीरो, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर कितना है, 4। इसमें भी 4 है क्योंकि सारी की सारी नॉन जीरो है। नेक्स्ट आता है कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1 और 1 ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच की जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके मान लो 1 0 2 0 3 4, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, लेकिन 1 और 2 के बीच में जीरो आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट है, 2 और 3 के बीच में ये जीरो आ रही है तो सिग्निफिकेंट है। नेट आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब कोई भी जीरो जो डेसिमल के बाद आ रही है और एंड में आ रही है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ है, ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्या ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ रही है, लेकिन ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। कैसे, पहली बात तो डेसिमल के बाद आ रही है और एंड में आ रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। मान लो आपके पास 1 0 2 0 ऐसे आ जाए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आ रही है, ये वाली सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद है और एंड में है। अब क्या बताओ, क्या ये वाली सिग्निफिकेंट होगी, ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रही है। कैसे, जो ये 3 है सिग्निफिकेंट और ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो इनके बीच की जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई, 5 हो गई। मान लो 0.0300, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद है और एंड में है, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है, ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है लेकिन एंड में नहीं है, ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद ही नहीं है। तो इसमें नेट आंसर कितना आ जाएगा, 3, ये लास्ट वाली 3। कोई भी आपको कांस्टेंट दे दे, कोई भी आपको रियल नंबर्स दे दे, रियल काउंटिंग वाली चीजें दे दे, उनमें आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए ना कुछ रूल्स आते हैं, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो सेम रूल्स होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कैसे रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। मान लो आपने इनको ऐड कर दिया, ये बन जाएगा। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2, ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बता रही हूँ। इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1, तो आपका जो नेट आंसर होना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद उतनी डिजिट होनी चाहिए जितने मिनिमम वाले में। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो मेरे पास मैं इसका आंसर 3.01 नहीं लिख सकती। क्या लिखना होगा, मुझे एग्जैक्ट 3.0 लिखना होगा क्योंकि 2.0 में डेसिमल के बाद एक नंबर था। अब मान लो आपने जैसे 1.01 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स हो गए। अब आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल। अब मान लो आप 5.1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5.64 से, तो जो भी नेट आंसर आएगा, इसमें बताओ टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इसमें कितने हैं टोटल की टोटल 3, तो जो मेरा नेट आंसर आएगा उसमें एग्जैक्टली जो मिनिमम नंबर वाला है 5.1, मतलब इसमें 2 है ना, उसमें एग्जैक्टली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते,
मान लो कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14। तो जो इसकी जो परसेंटेज है, इसको मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, इसकी परसेंटेज जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से। जैसे कार्बन नंबर 12 की परसेंटेज मान लो कितनी है, इसकी एक्स, इसकी वाई, इसकी जेड। एक्स को परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से 12, प्लस में इसकी परसेंटेज y इंटू में 13, प्लस में z इंटू में 14 डिवाइडेड बाय 100। क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर इसको लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी बोलते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ हो गया पहला। अगला आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कि एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स यूज हो उनका एक फिक्स रेशियो रहेगा। लेकिन जैसे कि H2 एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसमें जो इनका जो रेशियो रहेगा ना वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। या तो 2:18 मान लो, या 1:8 मान लो, या फिर कुछ भी ले लो। नेक्स्ट आता है लो मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाकर जब आप एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो तो उनमें, जैसे कि मान लो आपने 2 एलिमेंट ले लिए H और O, तो आपने उनके 2 कंपाउंड बना दिए H2O और H2O2। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो लोगे ना एक को फिक्स करके, जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का रेशियो क्या ले लिया 2:2 फिक्स कर दिया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2 रख दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो, वहाँ पर 8 और वहाँ पर 16 है, वो होल नंबर रेशो होगा। मतलब 8:16 मतलब 1/2 होल नंबर रेशो आता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वैसे इस पर क्वेश्चन आजकल आते नहीं है। आजकल एग्जाम ना बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड, एनसीईआरटी के सिलेबस जैसा ओरिएंटेड होता जा रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा होता जा रहा है। तो इनमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हो गए, ये सब नहीं पूछे जाते होते। बाकी बता देती हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लो आपने 3 एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया H2O, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया CO2, हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर बनाया, ये बना दिया। अब मैं बात कर रही हूँ H2O की और CO2 की। यहाँ पर रेशो कितना है इनका 2:16। यहाँ पर रेशो कितना है 12:32। इनके मोलर मास का रेशो ले रही हूँ मैं बस। यहाँ पर एक काम करो, ऑक्सीजन का रेशो फिक्स कर दो, तो यहाँ पर भी कितना कर दो 4:32 कर दो। यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन और कार्बन का रेशो देखो, हाइड्रोजन का कितना है 4 और कार्बन का कितना है 12। और अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकालो, कार्बन का कितना है यहाँ पर 12 और हाइड्रोजन का कितना है 4 है। तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का रेशो, आपने जो 2 अलग अलग कंपाउंड लिए थे उनमें ऑक्सीजन का रेशो फिक्स करके कार्बन हाइड्रोजन का रेशो, ये रेशो का रेशो होल नंबर रेशो आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। नेक्स्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हो? मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, उसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन की क्या दे रखी होगी, परसेंटेज दे रखी होगी। परसेंटेज का क्या लेना है आपको, वो मास ले लेना है। मतलब कार्बन का मास आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया, उसके बाद आप क्या निकालोगे, उनके मोल्स निकाल लोगे। मोल्स निकालने के बाद क्या करोगे, उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लोगे। मान लो इसके मोल्स 12 आ रहे हैं, इसके 3 आ रहे हैं, तो इधर 12/3, मतलब सिंपलेस्ट का मतलब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देना, तो आ गया फिर C4। ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। आगे निकालना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n। यहाँ पर ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, ये n क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने निकाल ही लिया, तो उसका मास निकाल लेना। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपके पास n आ जाएगा। तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला के पीछे, मान लो इंपेरिकल फॉर्मूला आया था CH2O, उसके पीछे n की वैल्यू मान लो 6 आ गई, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें आप परसेंटेज निकाल सकते हो कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन बाय में मास ऑफ कंपाउंड
एंड 2 में 100। ऐसे आप हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। वेपर डेंसिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन तो अल्फा के साथ आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पर कोई अल्फा का डिस्कशन नहीं किया। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। सो दिस वाज द रैपिड रिवीजन ऑफ कंप्लीट मोल कंसेप्ट चैप्टर। इससे रिलेटेड हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए क्योंकि रिवीजन था। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्वेश्चंस की PDF अपलोड करूँगी। वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे और कल क्या करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो क्या शेड्यूल रहने वाला है। जैसे मैंने आज आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाना था, मोल कंसेप्ट का रिविजन मैंने करा दिया। अब अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मेरे साथ पढ़ो। तो आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो क्वेश्चंस जितने भी होंगे आप उनको अच्छे से मन लगाकर शिद्दत से सॉल्व करो, और नेक्स्ट अगले दिन मैं उनको सॉल्व करवाऊंगी आपको। जैसे कल क्या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें डे 2 में क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो आने से पहले शेड्यूल फिक्स कर देते हैं 3 बजे 3 PM आपके पास कल मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैट्रिक्स मैच, NAT, उनका क्या होने वाला है? डिस्कशन होने वाला है। 3 PM वो वीडियो आ जाएगी। 6 PM जो हमारी रेगुलर वीडियो होती है, कौन से वाली, जो 3 PYQs जे एडवांस की, वो वाली वीडियो आ जाएगी। 9 PM कौन सी वीडियो अपलोड कर दूंगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, जिसमें आप मेरे साथ रिवीजन करोगे, प्लस उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस करने को, जो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको शेड्यूल क्लियर हो गया हो। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम टाइम फिक्स कर दीजिए, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया। बस अब आप अपना पढ़ने का काम करो। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।